ये मिलेट वर्ष चल रहा है जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। यूएन में यूनेस्को ने इसको मिलेट वर्ष घोषित किया है, भारत सरकार ने भी घोषित किया है। हाँ, हम लोग राजघाट के सत्याग्रह मंडप में हैं और यहाँ पिछले 3 दिनों से मिलेट्स मेला सजा हुआ था। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, छोटा अनाज 3 दिनों से मंगरुआ सुन रहा है। लेकिन हमारे साथ राम बहादुर राय जी हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं और हमारे वरिष्ठ हैं। तो सर से ही समझते हैं, सर ये मोटा अनाज, छोटा अनाज तो हम लोगों के परंपरागत अनाज है, कोई इसमें नया क्या है जिसका इतना शोर मचाया जा रहा है? परंपरागत अनाज कुछ साल पहले जी मैंने मालूम करने की कोशिश की थी कि जो परंपरागत अन्न हम लोगों की तरफ होते थे जी उसमें कितने बचे हैं, जी और एक सर्वे करवाया। जी आपको जान करके हैरानी होगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश कहता हूँ तो उत्तर प्रदेश के उसमें 32 जिले आते हैं। जी सर। 32 जिलों के सर्वे से ये बात मालूम पड़ी कि परंपरागत जो 40 किस्म के अन्न होते थे जी सर। वे आज नहीं पैदा किए जाते। जी सर। उसका बीज भी उपलब्ध नहीं है। जी सर। लोगों को याद भी नहीं है कि उस तरह के वो अन्न होते थे। जैसे मान लीजिए हम लोग किसान परिवार से हैं, जी सर। गांव में रहे हैं और खेती बाड़ी से थोड़ा परिचित हैं। जी सर। मुझे याद है कि जिस समय मक्के की फसल होती थी उस समय उसी के आसपास में सांवा और कोदो भी होता था। अब आप पूरब के जिलों में जाइए और खोजिए, क्या सांवा और कोदो है? नहीं है। तो ये जो मैंने आज कहा, और संभवतः और भी डिटेल जानकारी आएगी। बहुत पहले अमेरिका के कंपनियों ने PL 480 नाम का एक कानून अमेरिका में बनवाया। जी सर। और उस कानून का मकसद ये था कि भारत की जो परंपरागत खेती है उसको नष्ट करना है। जी सर। उसको नष्ट करके ही उन कारपोरेट घरानों का फर्टिलाइजर चल सकता था। उसको नष्ट करके ही वो ट्रैक्टर का बिजनेस हो सकता था। और हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका अभी निधन हुआ है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को इस बात का श्रेय है कि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के नायक। जी। अब छठे दशक में यानी 66-67 में भारत में बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा। जी। और त्राहि मची। तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डॉक्टर स्वामीनाथन और जैसे लोगों को लगाया और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हमारे यहाँ हुई। तो शुरू में जो ग्रीन रेवोल्यूशन से किसानों को भी फायदा हुआ, उन लोगों को भी पर्याप्त अन्न मिलने लगा जो अन्न के अभाव में, कुपोषण के अभाव में रोगी होते थे। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का
एक फायदा हुआ कि भारत खाद्यान्न के मामले में जी न केवल आत्मनिर्भर हुआ जी बल्कि एक्सपोर्ट भी करते जी, हैं, निर्यात कर निर्यात भी करते जी हैं। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन से दूसरी जो हानि हुई है वो हुई है कि परंपरागत खेती हमारी नष्ट हो गई है। जी और बहुत अभी जो एक 2018 की या 2014 की का एक रिसर्च आया है, उस रिसर्च के बारे में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस रिसर्च से ये मालूम पड़ा है कि भारत की 40% जमीन अनुर्वर हो गई है। जी सर 40%। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का नुकसान हुआ है। जी सर यानी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े दायरे में भारत के हर उसमें पूरा भारत शामिल है। जी सर ये जो उर्वर खेत थे, उर्वर जो जमीन थी, जहाँ खेती होती थी, फसल होता था, बगीचे लगते थे, तो वो अब बंजर हो रहा है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का नुकसान हुआ। फसल विविधीकरण खत्म हो गया सर। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो दूसरा नुकसान हुआ कि फर्टिलाइजर ने जमीन को बर्बाद कर दिया जी और उस जमीन से जो गेहूं पैदा होता है, उस गेहूं को खाकर पंजाब जो स्वास्थ्य के मामले में, समृद्धि के मामले में जी सर हमारे देश का एक बड़ा राज्य था, जी सर वहाँ कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। जी तो ये नुकसान हुआ है। जी अब मनुष्य हमेशा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खोज लेता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। तो आज की जो आवश्यकता है वह मिलेट यानी परंपरागत अन्न पर फिर से हम उसको खोजें, जी उसका उपयोग करें, उससे अपनी सेहत सुधारें। जी केवल अपनी सेहत नहीं, पर्यावरण भी सुधरेगा, जमीन की हालत भी सुधरेगी। जी अब जैसे मान लीजिए मैं एक जगह का जानता हूँ, बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह जी कृषि केंद्रों के माध्यम से परंपरागत जो बीज है जी। उसको बंटवा रहे हैं और बड़े पैमाने पर खेती करवा रहे हैं। जी तो ये एक उम्मीद की बात हुई जी कि एक वीरेंद्र सिंह मस्त खुद भी बड़े किसान रहे हैं और पहले भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी थे। जी सर। हाँ, तो वीरेंद्र सिंह जी वो बीज बंटवा रहे हैं। जी सर। अब जो लोग उस तरह के, पहले होता ये था कि हर छोटा बड़ा किसान उसकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बीज सुरक्षित रखता था। कारपोरेट प्रभाव के कारण लोग बीज अब सुरक्षित नहीं रखते, लेकिन अब ये सिलसिला लोगों को फिर से नई चेतना पैदा होगी। तो ये जो मिलेट का मेले का आयोजन हुआ है, वो मिलेट मेले का आयोजन इसी बात को लोगों के बीच में ले जाने के लिए हुआ है कि हमको परंपरागत अन्न की तरफ जाना चाहिए, उस खेती की तरफ जाना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये बात चूँकि कि खादर वली जैसा व्यक्ति जिनको मिलेट मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ही दरअसल 20-25 साल पहले से वो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। खादर वली का एक इतिहास, वो अमेरिका में साइंटिस्ट थे। टाटा इंस्टीट्यूट के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वो प्रोडक्ट, अमेरिका की बड़ी कंपनी में वो साइंटिस्ट थे। लेकिन वो छोड़ करके आए, मैसूर में रहते हैं, मैसूर की पहाड़ियों पर उन्होंने मिलेट की खेती शुरू की और उसके लिए जब उन्होंने मिलेट का उपयोग शुरू किया तो बताया, आज उनका निष्कर्ष है
कि 5 जो मिलेट के अन्न हैं, कंगनी है, छोटी कंगनी है, सांवा है, कोदो है और कुटकी, जी ये 5 अन्न है। ये पॉजिटिव अन्न है। जी उन्होंने अन्न को 3 कैटेगरी में बांटा है, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल। जी यानी पॉजिटिव वे अन्न हैं जिनको खाने से आपके स्वास्थ्य, आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। जी अगर कोई रोग है तो रोग अपने आप दूर हो जाएगा, दवा की जरूरत नहीं, जी या दवा थोड़ी उसमें सहायता कर सकती है। निगेटिव अन्न वे हैं जो जी जो नुकसानदेह है। और मैं आपको निगेटिव अन्न का एक उदाहरण देता हूँ। बहुत साल पहले मुझे शुगर का पता चला जी कि हमको शुगर है। कोई बहुत बड़ा हमारा शुगर, हमको शुगर बहुत पुराना है, उसी समय पता चला। बहुत नहीं बढ़ा हुआ था लेकिन शुगर था, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको शुगर की दवा लेनी चाहिए। मैं एम्स गया तो जो डाइटिशियन है एम्स की, उसने मुझे बातचीत में कहा कि आप गेहूं छोड़ दीजिए। जी तो अब उस समय की बात मुझे याद है कि डाइटिशियन ने मुझसे कहा कि आप गेहूं छोड़ दीजिए, आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। तो मैंने उसकी बात सुन ली, लेकिन मैं बार बार सोचता रहा कि हम गेहूं छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या। जी सर। चावल तो उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। ये जो है, अब जब खादरवली से 3 साल पहले हमारी बात हुई तो हमको गेहूं का विकल्प मिला जी और हम अब जो खादरवली ने 5 अन्न बताए हैं उसी का हमारे घर में, मेरे लिए कम से कम, उसका वो बनाया जाता है। और उससे हुआ यह है कि हमारे शरीर में जो 2 रोग बन गए थे उन दोनों से हम दूर हो गए। उसमें शुगर हमारा आइडियल है, जी यानी 3 महीने का जो एवरेज आता है वो 5 HbA1c जिसको कहते हैं, तो HbA1c हमारा 5 और 5.5 के बीच में रहता है। जी इसका मतलब ये है कि हमारा शुगर नियंत्रित, उससे बढ़ता है तो शुगर रेंज में जाता है। उसी तरह से थायराइड हमारा, मैंने अभी जांच करवाया, थायराइड हमारा नॉर्मल है, तीनों। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये जो खादरवली के 5 अन्न हैं मिलेट के, वे सचमुच स्वास्थ्यवर्धक। जी अब उनकी उपलब्धता का सवाल है। जी तो दिल्ली में तो वो उपलब्ध है। जी हाँ, एक बात जरूर है कि मिलेट के बारे में अवेयरनेस अभी नहीं है। इस आयोजन से जी जो लोग शामिल हुए वर्कशॉप में, वो भी, और हर आदमी अब मिलेट का एक तरह से प्रचारक हो। अगर वो ठीक से समझ लिया उसने तो 10 लोगों को बताएगा। जी और इसी तरह से वो अभियान के रूप में ये गति ले पकड़ेगा। जी। सर जब कह रहे थे कि एम्स गए और वहाँ डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि गेहूं छोड़ दो, वही हाल कमोबेश सर पहले दिन जब ये डॉक्टर खादरवली यहाँ बोल रहे थे और लोगों को जब कह रहे थे दूध छोड़ दो, ये अन्न छोड़ दो, तो लोगों का भाव, मैं उस दिन उपस्थित था। सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का ये आयोजन तो हुआ, लेकिन फिर यहाँ से आगे क्या? ये मिलेट वर्ष चल रहा है जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूएन ने, यूनेस्को ने इसको मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार ने भी घोषित किया है। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट कोई आयोजन होता है इस तरह का,
वर्ष भर चलने वाला आयोजन। जी तो सरकार एक अपने संस्थान को नोडल एजेंसी बनाती है। जी सर। भारत सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को मिलेट की नोडल एजेंसी बनाया है। इसलिए इस आयोजन में भी इंदिरा गांधी कला केंद्र शामिल है और हम लोग चाहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि वर्ष भर जहाँ जहाँ इस तरह के आयोजन होंगे उसमें हम सहयोग करें। जी तो इस तरह से लोग सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं जी इसमें शामिल हो रही हैं और उससे एक अभियान आगे बढ़े। जी सर, जब बात कर रहे थे तो सर अपने गांव के विषय में भी बात कर रहे थे और मंगरुआ ने जो गांधी 150 के अवसर पर 150 गांव की कहानी कही है। बीच में कोरोना आ गया तो तब भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी कहानियां भेज रहे थे, उसमें सर का गांव भी शामिल है। सर, जब तक इस तरह के अभियानों से पंचायत और गांव को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक कैसे बढ़ेगा ये अभियान? क्योंकि अन्न तो वही उगाना है, किसान को ही उगाना है। देखिए, अब ये समस्या यानी स्वास्थ्य की, खान पान की, रहन सहन की जो समस्या है वो केवल शहर तक सीमित नहीं है, जी बल्कि ये कहना चाहिए कि बहुत पहले, जी आज से शायद 40-50 साल पहले लोग ये समझते थे कि शहर में रहेंगे तो हमारी सुख सुविधा ज़्यादा होगी। जी अब ये दौर है जिसमें लोग गांव की तरफ लौटना शुरू होंगे जी और लौट भी रहे हैं। जी गांव में ये सूचना की क्रांति के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण जो बात शहर में आपको मालूम है वही गांव में भी मालूम है। इसलिए गांव में भी लोगों को मिलेट के बारे में एक अवेयरनेस है। मैं जानता हूं कि बनारस और बनारस के आसपास जी 2-3 साल पहले दूध को लेकर एक बहस हुई थी जी कि A1 और A2, जी तो A2 जो दूध है वो गाय का दूध है, जी वो फायदेमंद है। जी A1 दूध उन पशुओं से मिलता है जो विदेशों से लाए गए हैं जी और उससे तमाम तरह के रोग लोगों को होते हैं। जी तो मैंने ये पाया कि ये जो A1 A2 दूध का फर्क जैसे ही लोगों को मालूम हुआ तो लोगों ने गाय रखना शुरू किया भैंस को की जगह पर। जी और बनारस में कई ऐसी संस्थाएं पैदा हो गई हैं, बन गई हैं, जो वो गाय का दूध, हरी सब्जी ये गाँव में भी सप्लाई कर रहा है। जी सर। कहना यह है कि गाँव में वो चेतना बढ़ी है और पैदा हुई है। जी सर। तो जैसे A1 और A2 का फर्क लोग समझना शुरू कर दिए हैं, उसी तरह मोटा अनाज, छोटा अनाज और जो हरित क्रांति के बाद जो गेहूं हमारे यहाँ आया है और गेहूं जनित जो बीमारियां हो रही हैं, उसके फर्क को भी लोग धीरे धीरे महसूस करेंगे। और इसी कार्य में लगा हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। हमारे साथ थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय। राम बहादुर राय का परिचय केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अध्यक्ष मात्र नहीं है, छात्र आंदोलन के नेता रहे हैं। हम सब लोग इनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।